अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PMSSS के 2023 सेशन की प्रोसेस के बारे में। इसमें हम जानेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्सेज कौन कौन से आप PMSSS के अंडर कर सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको कितना मिलेगा, उसके साथ साथ आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है, एंट्रेंस किस कोर्स के लिए आपको देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको 12th के मार्क्स के बेस पे जो है वो किस तरह से सिलेक्शन हो चाहिए, किस कोर्स में आप 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी, सब कुछ हम डिटेल में समझाएंगे आपको। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर दीजिए, वहां पे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे PMSSS होता क्या है। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है। जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के कैंडिडेट्स को ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, EIST की तरफ से ये दिया जाता है। इसमें आपको पूरा जितना भी आपको पढ़ने लिखने का खर्चा सब कुछ आ जाता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। आगे चल के हम उसको भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एलिजिबिलिटी का यहाँ पे देख लेंगे कि एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रहने वाली है, कौन कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन का देख लें, इसमें आपका 12th होना चाहिए, चाहे आप मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो। ठीक, 12th पास आउट आपके होने चाहिए, 45% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके अगर लेटरल एंट्री यानी कि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो वो भी आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के सेपरेट फॉर्म निकलते हैं, लेकिन तो भी आपको जो है स्कॉलरशिप बराबर ही यहीं पे इतना मिलने वाला है। ये हो गया एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर एज की बात करें, एज इसमें कुछ भी नहीं होता, जितनी भी आपकी एज होगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज का कोई यहाँ पे मसला होता नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पहले कि स्कॉलरशिप अगर है तो स्कॉलरशिप आपको कितना मिलता है और इसमें सीट्स कितनी होती है। तो सीट्स इसमें हर साल 5000 सीट्स होती हैं। तो 5000 में से अगर आप देख लोगे 3 सेक्शंस में डिवाइड होती हैं, एक जनरल डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री और एक मेडिकल डिग्री। ठीक, जनरल डिग्री में आपको जनरल BA BSc BCom ऑनर्स वगैरह आ जाता है। उन जनरल डिग्री के लिए यहाँ पे आपको 2070 सीट्स रहती हैं, और 2070 सीट्स जो है उसमें आपको जो है वो एकेडमिक अलग स्कॉलरशिप मिलेगा और मेंटेनेंस के लिए आपको अलग मिलेगा। एकेडमिक में आपकी जो है वो कॉलेज की फी आती है। एकेडमिक में आप जनरल कोर्सेज के लिए आपको 30,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगा, जो डायरेक्टली कॉलेज को आ जाएगा। इसमें कॉलेजेस की फी वगैरह 10 से 15 हज़ार तक होती है, वो सब कुछ उसी में इंक्लूडेड होती है। एकेडमिक फी कॉलेज को डायरेक्ट आ जाएगी, आपको कॉलेज को कोई भी फी यहाँ पे देनी नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ मेंटेनेंस के लिए आपको अलग से 1 लाख पर ईयर मिलेगा। इसी 1 लाख में से आपको हॉस्टल का, मेस का और उसके साथ साथ आने जाने का सारा खर्चा उसी में आपको जाएगा। हॉस्टल का अगर यहाँ पे आपको मैं रफली बताऊं, हॉस्टल का ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 to 60,000 आपका नॉर्मली हॉस्टल का खर्चा होता है, जिसमें मेस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो बाकी के जो पैसे होंगे वो आपको बच जाएंगे, जिसमें आपको आने जाने का खर्चा वगैरह सब कुछ होता है, बुक्स वगैरह का खर्चा भी आपको उसी में निकलता है। कॉलेज की बात अगर करेंगे, कॉलेज की जितनी भी फी होगी वो आपको कुछ भी पे नहीं करनी पड़ती है, वो सारी की सारी AIST से आती है। इन्हीं 30,000 में जो जनरल कोर्सेज वाले होंगे उनको इन्हीं 30,000 में सब कुछ कॉलेज से जो है वो हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक आपको जनरल कोर्सेज की फ़ी होती है, ज़्यादा फ़ी उसमें होती नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम प्रोफेशनल डिग्री की बात करें, प्रोफेशनल कोर्सेज में आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल में आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, B फार्मेसी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसके बाद B आर्किटेक्चर कर सकते हैं, उसके बाद आप HMCT कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये कोर्सेज आपके प्रोफेशनल में आते हैं। और प्रोफेशनल की बात अगर करें, इसमें 2830 सीट्स जो वो होती हैं। 2830 सीट्स का अगर यहाँ पे हम प्रोफेशनल कोर्सेज का देखें, इसमें आपको एकेडमिक यानी कि कॉलेज की फी 1,25,000 तक मिलेगी, जो कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्टली आती है, ये स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं जाती है। अगर हम इसमें गवर्नमेंट कॉलेज का देखें, इसमें आपको 50 से 60 हज़ार तक होता है ज़्यादा से ज़्यादा फी, तो उतना कॉलेज को आ जाएगा। बाकी का जो बचता है वो स्टूडेंट को नहीं आता, वो EIST को वापस चला जाता है। यानी कि ओवरऑल जितनी भी एकेडमिक फी, कॉलेज की एडमिशन वगैरह जो भी फी होती है वो सब कुछ उसी में इंक्लूडेड होती है। स्टूडेंट को कुछ भी नहीं देना होता। उसके साथ साथ आपको हॉस्टल मेस वगैरह के लिए बराबर वही 1 लाख यहाँ पे मिलेगा। इसमें आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ उसी का खर्च है। फिर आपकी मर्जी, आप हॉस्टल में रहो, बाहर कहीं पे रहो, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई यहाँ पे मसला नहीं होता। ये 1 लाख आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। 10-10 हज़ार करके आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगे। अब तो मंथली के हिसाब से नहीं आता, अब एक ही बार जो है वो आपका सेमेस्टर के हिसाब से आता है। 50,000 आपको पर सेमेस्टर आता है। उसके साथ साथ अगर हम मेडिकल डिग्री की बात करें, मेडिकल कोर्सेज में आपका जो है वो MBBS BDS आता है। तो उसमें यहाँ पे आपको 100 सीट्स होती हैं। 100 सीट्स में से आपको 3 लाख तक की कॉलेज की फ़ी मिलेगी, जो मैंने पहले ही बोला आपको कॉलेज की फ़ी डायरेक्टली कॉलेज को आ जाती है। और उसके साथ साथ वही आपको 1 लाख जो है वो हॉस्टल वगैरह का खर्चा इसमें भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये हो गया कोर्सेज का, और उनका यहाँ पे टोटल कितनी मतलब इनटेक कैपेसिटी उनमें रहती है और स्कॉलरशिप कितना मिला, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आ तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम देख
देखेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसीजर किस तरह से इन कोर्सेज का रहता है, कौन से कोर्स में आपका एंट्रेंस जाएगा और कौन से कोर्स में आपको मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। पहले यहाँ पे अगर हम जनरल कोर्स का देखें, जनरल डिग्री में आपका जनरल बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह आता है। जनरल बीए, बीएससी, बीकॉम में आपको जो है वो मतलब अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, वैसे जनरल डिग्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या मतलब सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। इसमें आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके बेस पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। और उसके साथ जो स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, उनमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आप जनरल डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए, तो आप जो है वो सेंट्रल CUET के लिए ज़रूर अप्लाई करना है। NTA की तरफ से एंट्रेंस कंडक्ट होता है, आप उसके लिए अप्लाई ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत आ जाएगी। वैसे हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में CUET के बेस पे सिलेक्शन नहीं होती है, कुछ में यहाँ पे आपके मार्क्स के बेस पे कुछ कोर्सेज का सिलेक्शन होता है। लेकिन शायद 2023 सेशन में सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको CUET के बेस पे ही सिलेक्शन रहने वाले, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने कंडक्ट किया था। इस साल भी शायद सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपका रहेगा CUET PM ट्रिपल के थ्रू। बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा PM ट्रिपल के अंडर आती हैं, उनमें आपको कोई भी एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, उनमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही सिलेक्शन यहाँ पे हो जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज की, प्रोफेशनल कोर्सेज में आपका B.Pharm आता है, BSc नर्सिंग आता है, इंजीनियरिंग आता है, आर्किटेक्चर और HMCT। इसमें अगर पहले हम इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग में आपको कोई भी एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, इसमें आपको जनरल आपके जो 12th के मार्क्स हैं उसके बेस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और उसके साथ साथ BSc नर्सिंग की बात करें, BSc नर्सिंग में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको नीट के बेस पे सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन बाकी के जो सारे कॉलेजेस हैं उनमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाए। कोई एक यूनिवर्सिटी, एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको जो है वो 12th के मार्क्स नहीं, नीट के बेस पे सिलेक्शन होती है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही सिलेक्शन होती है। बाकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी कॉलेजेस हैं, लगभग 150 प्लस कॉलेजेस हैं, उनमें आपको जो है वो 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन होती है। एक दो कॉलेज में आपका नीट रहता है, बाकी इसमें नहीं रहता है। B.Pharm की यहाँ पे अगर हम बात करें, B.Pharm में आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता, इसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर में आपको नाटा का एंट्रेंस देना पड़ेगा, NATA का एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। उसके साथ साथ अगर हम HMCT की बात करें, होटल मैनेजमेंट की बात करें, इसमें भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही सिलेक्शन होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे जनरल कोर्सेज में एक और कोर्स आता है BA LLB में यहाँ पे आपको मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन नहीं होगी, इसमें आपको क्लैट का एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके बेस पे आपको BA LLB में जो है वो मतलब सिलेक्शन हो जाएगी। क्लैट के एंट्रेंस के बेस पे ही आपको वहाँ पे कॉलेजेस वगैरह मिलते हैं, तो उसमें आपको शिफ्ट करना पड़ेगा PM ट्रिपल एस में। ओवरऑल BA LLB अगर आपको PM ट्रिपल एस के अंडर करना है तो आपको क्लैट का एंट्रेंस पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप BA LLB के लिए एलिजिबल रहेंगे। और उसके साथ साथ नाटा का एंट्रेंस आपको B आर्किटेक्चर में देना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम मेडिकल डिग्री की बात करें, जिसमें हमारा MBBS, BDS, BAMS, BUMS आता है, इनकी सिलेक्शन यहाँ पे आपको नीट के स्कोर पे होती है। जिस हिसाब से आपका नीट का स्कोर होगा उसी हिसाब से आपको जो है वो मेडिकल कोर्सेज के लिए जो है वो आपको एडमिशन हो जाएगी। इसमें 130 सीट्स होती हैं, इसमें सारा BAMS, BUMS, MBBS, BDS सब कुछ इसी में इंक्लूडेड होता है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे अप्लाई का प्रोसीजर किस तरह से रहता है और उसके साथ साथ आपको डेट्स क्या यहाँ पे रहती हैं। देखिए अप्लाई का प्रोसीजर इसके ऑनलाइन रहती है, सारी प्रोसीजर इसका ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन आपको पहले फॉर्म निकलने से पहले नोटिफिकेशन आ जाती है AST की तरफ से, उसके बाद आपके फॉर्म वगैरह लग जाते हैं। देन उसके बाद आपका जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होकर मेरिट लिस्ट बन जाती है, उसके बाद आपकी कुछ चॉइस फिलिंग वगैरह होती है। देन आफ्टर दैट आपकी सिलेक्शन लिस्ट वगैरह वहाँ से तैयार होकर आ जाती है। तो ये आपका इसमें जो है वो सिलेक्शन का प्रोसीजर और उसके साथ साथ आपका जो है वो अप्लाई करने का प्रोसीजर होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम लास्ट पे देख लें, आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या कुछ लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ ज़्यादा इसमें लगता नहीं है, बस सिंपली आपके जो है जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपको 12th की मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, आधार कार्ड होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इनकम सर्टिफिकेट होती है जो आपके पास होनी चाहिए ज़रूर। इनकम सर्टिफिकेट में मैं भूल गया, इनकम आपकी जो है वो 8 लाख या 8 लाख के बिलो आपकी इनकम होनी चाहिए, तब जाके आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको 8 लाख के अबो इनकम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे डेट्स की कि कब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म इसमें लगेंगे। तो देखिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म इसमें लगभग मई या जून में आपके एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मार्च सेशन है, मार्च और अप्रैल में आपके जो है वो मतलब एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद मई में आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद आपके यहाँ पे फॉर्म लगेंगे। यहाँ से आपको पता है कि एकेडमिक कैलेंडर भी यहाँ मतलब यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर चल रहा है जम्मू कश्मीर में भी, तो उसको देखते हुए जून तक आपके फॉर्म लगेंगे। जून में लगे या जुलाई में लगे, अब मान के चलिए ऐसे रफली जून या जुलाई के बीच में आपको जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका तब तक रिजल्ट भी वगैरह भी डिक्लेयर हो जाएगा। देन उसके बाद आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो ये था PM ट्रिपल एस की प्रोसीजर 2023 के बारे में मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की आपको। अभी आपको समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन डाउट इसके रिगार्डिंग होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।